हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारी जो क्लासेस चलती हैं यूपी टेट के लिए, तो आज की जो हमारी ये क्लास है हिंदी की है। टॉपिक है हमारा समास। तो समास से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सारे हमने इसमें शामिल किए हैं। मतलब क्वेश्चन नहीं है, थ्योरी वाली क्लास है। क्वेश्चन तो हम बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि समास का जो शाब्दिक अर्थ है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो है क्या? तो समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है संक्षेप में लिखना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप में लिखना। अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना शब्द सामासिक शब्द या समासपद कहलाता है। ठीक है। जब दो शब्दों के मेल से हम क्या करेंगे, एक नया शब्द बनाएंगे तो उसे सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। ठीक है। जैसे कि उदाहरण में आप देख सकते हैं राजपुत्र। तो ये क्या है? सामासिक पद है। अब ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किससे? राजा का पुत्र। मतलब राजा और पुत्र से मिलकर बना है राजपुत्र। तो दो शब्दों के योग से जब कोई सार्थक शब्द बनता है, मतलब दो सार्थक शब्द हों और उनके योग से जो नया शब्द बन रहा है वो भी सार्थक हो, तो हमारा क्या कहलाएगा? सामासिक पद शब्द या समस्त पद कहलाएगा। ठीक है। जैसे राजपुत्र हो गया, तो जो राजा का पुत्र लिखा गया था लेकिन उसको क्या किया गया, संक्षेप में जब लिखा गया तो हो गया राजपुत्र। और जिस प्रक्रिया द्वारा ये लिखा गया तो इसे क्या कहेंगे? समास कहेंगे। ठीक है। जैसे राजा का महल है तो इसको हमने क्या कहा? राजमहल। तो ये क्या कहलाया? हमारा समस्त पद कहलाया, या सामासिक पद एक ही है शब्द। गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला। तो गगन को चूमने वाला, इसमें को का हमने क्या किया? लोप किया और दोनों शब्दों को मिला दिया तो क्या बन गया हमारा? गगन चुम्बी। तो ये हमारा क्या है? समास है। ठीक है। समास का क्या शाब्दिक अर्थ होता है? संक्षेप में तो कोई बड़ी चीज़ दी गई है उसको छोटा कर देना समास कहलाता है। अगर हम समास के विपरीत विपरीत शब्द या विलोम की बात करें तो समास का जो विलोम होता है वो व्यास होता है। व्यास का फैलाव, व्यास का अर्थ क्या होता है? फैलाव या विस्तार। और समास का तो आप जानते ही संक्षेप होता है। तो ये इसका जो विपरीत है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि समास का विपरीत या विलोम शब्द क्या है? तो व्यास है। ठीक है। अगर संधि की मैं बात करूं तो संधि में दो वर्णों का मेल होता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? दो शब्दों का मेल हो रहा है। ये भी ध्यान रखेंगे आप कि समास में दो शब्दों का मेल होता है। और अगर हम संधि की बात करें तो संधि में दो वर्णों का मेल होता है। ठीक। आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं समास विग्रह की कि समास विग्रह क्या है। तो जो सामासिक शब्द में जुड़े शब्दों के बीच जो संबंध बताता है, जैसे कि अभी हमने क्या बताया? गगनचुंबी। जब उसको हम क्या करेंगे? विग्रह करेंगे, मतलब तोड़ेंगे। तो जो का आ रहा, गगन को चूमने वाला जो को आ रहा है, तो वो को और जो दोनों शब्द है, मतलब इन दोनों शब्द के बीच में जो संबंध बता रहा है, कौन बता रहा है? को बता रहा है। तो वही हमारा क्या है? समास विग्रह है। ठीक है। दोनों जो दो शब्द दिए गए हैं उसके बीच में जो संबंध बता रहा है वही हमारा समास विग्रह है। जैसे कि दिया गया हमारा राजपुत्र, तो राजा का पुत्र। अब राजपुत्र का अगर समास विग्रह बता रहा, मतलब पूछा जा रहा है कि राजपुत्र का समास विग्रह क्या होगा, तो उसको क्या करेंगे? हम विस्तार में लिखेंगे, मतलब उसके उन दोनों के बीच का जो संबंध है उसको बताएंगे। जैसे कि राजपुत्र है तो राजा का पुत्र। तो जो का है वही तो आपको क्या कह रहा है? संबंध बता रहा है, तो वही हमारा समास विग्रह है। मतलब कि अब ऐसा मान लीजिए कि जो हमारा सामासिक या समस्त पद है उसको हम विस्तार में लिख देंगे। मतलब कि जैसे जो हटा के क्या किया गया था, जो संक्षेप में जिस विधि से लिखा गया था उसी विधि से हम क्या करेंगे? उसको पहले की तरह लिख देंगे या विग्रह कर देंगे या तोड़ देंगे उसको। वही हमारा समास विग्रह है। ठीक है। राजपुत्र, राजा का पुत्र। गगनचुम्बी, गगन को चूमने वाला। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब जो हमारे सामासिक शब्द हैं इनके दो पद होते हैं। सामासिक पद या आप समास कह लीजिए। समास के दो पद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका उत्तर पद और एक होता है पूर्व पद। जैसे कि ये मान लीजिए ऐसे कोई शब्द दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है राजपुत्र। तो ये दोनों, तो ये जो पहला, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ना, तो जो ये पहला है इसको कहेंगे पूर्व पद।
इसको क्या कहेंगे, पूर्व पद। और जो बाद वाला पद है इसको बोलेंगे उत्तर पद। तो यही आपसे कहा गया है कि जो समास है इसमें दो पद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है उत्तर पद और एक होता है पूर्व पद। ये हमारे समास में होते हैं। जो क्या होते हैं कि समास में दो पद होते हैं। अगर हम बात करें कि समास में पद कौन से पद प्रधान होते हैं, कौन से पद गौण होते हैं, तो समास में एक पद जो होता है वो प्रधान होता है और एक गौण होता है। अब प्रधान पद किसे कहते हैं और गौण पद किसे कहते हैं? तो जो हमारा जिसमें क्या होता है कि जो सामासिक शब्द का अर्थ पूरी तरह प्रभावित हो, वह पद, मतलब चाहे वो उत्तर पद हो या पूर्व पद हो, अगर जो हमारा सामासिक शब्द है अगर उसका अर्थ, ठीक है, पूरी तरह प्रभावित हो रहा है प्रधान पद से, तो वो क्या कहलाएगा हमारा? जो मान लीजिए, देखिए ऐसे कहेंगे हम, जो पद, जिस पद, मतलब कि वह पद जिससे सामासिक शब्द का अर्थ पूरी तरह प्रभावित हो, वो प्रधान पद कहलाएगा। ठीक है। और जो वह शब्द जिसमें सामासिक शब्द जो हो बहुत कम या ना के बराबर प्रभावित हो, वो गौण हो जाएगा। मतलब जो ज़्यादा प्रभावित हो वो प्रमुख है और मतलब प्रधान है, और जो मतलब कि जिस ना के बराबर प्रभावित हो तो वो हमारा गौण हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका जो आपके गांव में कुछ काम हो रहा है, ठीक है, कोई तालाब की खुदाई की जा रही है। तो किसी ने कहा कि इसको क्या करें, 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 फुट गहरा कर देते हैं। ठीक है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन उस गांव के जो प्रधान थे वो आए, उन्होंने कहा नहीं ये सब छोड़ो, और इसको हम क्या करेंगे, 20 से 25 किलो, मतलब फीट क्या है, इसको गहरा खोदते हैं। तो सबने वहीं पर सहमति कर ली, और क्या हुआ, खुदाई चालू हो गई कि हाँ 25 फीट तक खोदा जाएगा। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि जो प्रधान होता है उसका प्रभाव ज़्यादा होता है, और जो गौण होते हैं उनका प्रभाव बहुत कम या ना के बराबर होता है। अब प्रधान ने कही कि हाँ इतना होगा, तो वो बात मान ली गई, लेकिन बाकी सब लोग और जो कह रहे थे उनकी बातें नहीं मानी जा रही थी, उस पर डिबेट हो रहा था कि नहीं ये नहीं वो होगा, वो नहीं वो होगा। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि जिस पर पूरा प्रभाव पड़े, जो सामासिक शब्द है, अगर उसका अर्थ पद, चाहे वो उत्तर पद हो चाहे वो पूर्व पद हो, अगर पूरा जो समासिक शब्द है उसका उसके अर्थ का पूरा प्रभाव अगर उस पद पर पड़ रहा है तो वही हमारा प्रधान होगा, और जिस पर ना के बराबर प्रभाव पड़ रहा है तो हमारा गौण पद होगा। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें आप समझे रहेंगे ना, तो समाज से क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपके सॉल्व हो जाएंगे कि गौण पद क्या है, प्रधान पद क्या है, उत्तर पद क्या है, पूर्व पद क्या है, समाज विग्रह क्या है। तो ये सब समझ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये सब जब समझे रहेंगे तभी समाज अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो आशा करती हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार। अगर केवल आपसे ये पूछ लिया जाए कि समास के कितने प्रकार हैं, तो आप कहेंगे 6 हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए, कंडीशन दे दी जाए कि प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार, तो प्रधानता के आधार पर अगर हम समास को देखते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, जिसका पूर्व पद, मतलब पहले का पद प्रधान होता है, मतलब जो सामासिक शब्द होगा उसके उसका जो अर्थ होगा वो पहले वाले पद पर क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब पहले वाला पद ही उसपे उसके अर्थ का प्रभाव पहले वाले पद पर पड़ेगा। ठीक है। तो वो पूर्व पद मतलब पूर्व पद प्रधान हो गया अव्यय भाव समास में। अगर तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास जो है इसका उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब बाद वाला पद प्रधान होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्रधान वो होता है जिसका जो सामासिक शब्द है उसके अर्थ का पूरा प्रभाव पड़ रहा हो, वो हमारा प्रधान होगा। तो तत्पुरुष समास का जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है, मतलब कि जो हमारा सामासिक शब्द है उसका उसके अर्थ का जो पूरा प्रभाव है वो उत्तर पद पर पड़ेगा। ठीक है। अगर हम द्वंद्व समास की बात करें तो इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, मतलब कि दोनों ही जो उत्तर पद और पूर्व पद हैं दोनों पर ही बराबर प्रभाव पड़ रहा है उसके अर्थ का। ठीक है, सामासिक जो शब्द है। अब हम बात करते हैं बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में जो उत्तर पद और पूर्व पद होते हैं ये दोनों ही अप्रधान होते हैं, और ये दोनों क्या करते हैं, किसी तीसरे को प्रधान बनाते हैं या किसी तीसरे के अर्थ को क्या करते हैं, ये मुख्य बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या हम कह सकते हैं, जैसे कि नीलकंठ है, तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव,
मतलब नीलकंठ उत्तर और पूर्व पद है, ये दोनों ही क्या है, अप्रधान है, और ये किसी तीसरे की विशेषता बता रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या हो गया, बहुव्रीहि में आएगा। तो प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार के समास हैं, 4 प्रकार के हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, और द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, तो ये 4 हमारे हो गए। अब आप सोचेंगे कि भाई हमने तो 6 पढ़ा था और 2 तो आपने बताया ही नहीं। तो हाँ, मेरी बात सुनिए, जो तत्पुरुष समास है उसके अंतर्गत आपके 2 आ जाएंगे, कौन कौन से, कर्मधारय और दिगु। ये तत्पुरुष के प्रधानता के आधार पर तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे, कौन कौन से, क्रमधारय तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये किसके अंतर्गत आएंगे, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। तो आपने ये चीज़ें समझ ली होंगी, और ये क्वेश्चन भी आपका बनता है कि किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, किसका दोनों पद अप्रधान होते हैं, किसके दोनों ही प्रधान होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे, और आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। अगर चीज़ें आपको अच्छी लग रही हों, मतलब समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा ये क्लासेस चलती रहेंगी, और फ्री ऑफ कोर्स है, यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लग रहा। बस आपका पैसा ये लग रहा है कि आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट भी करना है कि बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, ठीक। तो अब हम शुरू करते हैं अपना अव्ययी भाव समास। तो यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि जो इसका पूर्व पद, मतलब जो पहले का पद है, वो क्या होता है, प्रधान होता है, और इसमें उपसर्ग लगे होते हैं। जितने भी आप अव्ययी भाव समास के उदाहरण देखेंगे, सब में उपसर्ग लगे होंगे। अगर सब में उपसर्ग लग रहे हैं तो भैया ये तो हमें पता ही चल गया कि अव्ययी भाव है। अगर उपसर्ग लगा तो लगा देंगे कि हाँ ये क्या है, क्या है ये बताइए आप। अब वे भव समास से उपसर्ग लगा, ठीक। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे प्रतिदिन, तो दिन में क्या उपसर्ग लग गया, प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब कि दिन है हमारा, तो दिन में क्या कहा गया कि दिन तो एक नॉर्मल डेज है, मतलब एक दिन तो रोज ही रहता है, लेकिन मैंने क्या आपसे मैंने ये कहा कि आपको ये काम करना है, तो आपने क्या कहा, अच्छा हाँ कर लेंगे किसी दिन। तो मैंने कहा नहीं, हर दिन करना है, मतलब जो हर है वो दिन का पूरा वो आ रहा है किस पे, हर दिन करना है आपको। किसी दिन कर लूँगा ये नहीं, आपको हर दिन वो काम करना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, प्रतिदिन, मतलब प्रतिदिन का अगर अर्थ पूछा जाए तो हो जाएगा हर दिन। ठीक है, जैसे आमरण, तो मरण जो है, मरने तक, मरण, मरण में क्या लग गया, आ लग गया, तो आ क्या है, हमारा उपसर्ग है। ठीक है, और आमरण जैसे मरण है, तो ऐसे हाँ वो मर गए हैं, आमरण, मतलब उसने मरने तक के भगवान का नाम भजा, मतलब आमरण। तो जो आ है वो क्या है, यहाँ पर प्रधान है। भर पेट, तो पेट, तो भाई भरे गए, मतलब पेट में अगर कुछ भी खा लिया, आप कुछ भी खा रहे हैं, थोड़ा बहुत खा लिए, लेकिन आपने क्या कहा, नहीं मुझे भरपेट खाना खाना है, मतलब पेट भर के खाना खाना है। तो वहाँ क्या हुआ, पेट को आपको क्या करना है, भरना है, तो भर क्या है आपका, जो भर है वो क्या है, प्रधान है यहाँ पर। ठीक है, आजन्म मतलब पूरा जन्म, जन्म तो सभी लोग लेते हैं, लेकिन आपने कहा कि मैं पूरा जन्म क्या करूँगा, समाज की सेवा करूँगा, तो यहाँ पर जो आ है ये क्या हो गया, आपका प्रधान हो गया। प्रत्यक्ष मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है, आपके सामने हो, वो प्रत्यक्ष हो गया। अनुरूप मतलब रूप के अनुसार, जैसे आपका यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, तो ये सारे से। प्रत्युपकार मतलब उपकार के बदले किया गया उपकार या प्रत्युपकार, तो इसमें प्रत्युपकार में भी प्रत्युपसर्ग लगा हुआ है। तो इस प्रकार हम ये समझेंगे हमारा अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अव्ययी भाव समास से, तो आपका ये पूछा जा सकता है कौन सा पद प्रधान है, ऐसा कौन सा समास है जिसमें उपसर्ग लगे होते हैं, तो अव्ययी भाव समास में लगे होते हैं। ठीक है, उदाहरण जितने भी इसमें दिए गए हैं सारे ही आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक।
तो आगे बढ़ते हैं, अब हम शुरू करते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हमने क्या देखा कि दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं और जो द्वंद्व समास के जितने भी उदाहरण हैं ये क्या होते हैं, एक साथ बोले जाने वाले होते हैं या योजक चिन्ह से ये जुड़े होते हैं। जैसे कि हमारा दिया गया है माता पिता। और हाँ, द्वंद्व समास में क्या होता है कि जो शब्द दिए रहते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे आप कि क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है। और हाँ, एक क्वेश्चन है आपका कि तन मन धन, तन मन धन में आपका कौन सा समास है? क्योंकि इसमें कहा गया है कि योजक चिन्ह लगा होता है। तो यहाँ तन मन धन आप जब लिखेंगे तो यहाँ भी आप योजक चिन्ह लगाएंगे। तो आप ये बताइए कि तन मन धन में कौन सा समास होता है? तो तन मन धन में आपका होता है अव्ययी भाव समास। क्या होता है? अव्ययी भाव समास। ठीक। तो आप द्वंद्व समास के उदाहरण की हम बात करें, जैसे माता पिता। तो जब आप इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा माता और पिता। ठीक है। आचार विचार, आचार विचार। तो आचार और विचार। घास फूस, घास और फूस। आकाश पाताल, आकाश और पाताल। दाल भात, दाल और भात। दाएं बाएं, दाएं और बाएं। मतलब दाएं का उल्टा क्या है, बाएं है। दाल का उल्टा भात है। घास का उल्टा फूस है। माता का विपरीत पिता हो जाएगा। ऊपर का विपरीत नीचे हो जाएगा। मतलब इसमें विपरीतार्थक शब्द होंगे प्लस योजक चिन्ह होगा और एक साथ बोले जाने वाले शब्द होंगे इसमें। ठीक। तो हमने देखा ऊपर नीचे, इसका जो समास विग्रह होगा ऊपर और नीचे हो जाएगा। पाप पुण्य, पाप और पुण्य हो जाएगा। भला बुरा, भला और बुरा हो जाएगा। देवासुर, अब आप कहेंगे भाई इसमें तो योजक चिन्ह लगा ही नहीं है। तो जब इसका आप विग्रह करेंगे तो हो जाएगा देव और असुर। तो देव का विपरीत क्या होगा, देव मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस। तो जो देवासुर है ये क्या है, एक दूसरे के विपरीतार्थ मतलब विपरीत है या विलोम है। और जब इनका हम क्या करेंगे, विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा देव और असुर। तो इसलिए ये क्या है, द्वंद्व समास के ही उदाहरण है। उसी प्रकार अगर हम कर्णोर्जुन देखें, कर्णोर्जुन, तो यहाँ भी कर्ण और अर्जुन होगा। तो ये भी क्या है, द्वंद्व समास के उदाहरण है। तो इस प्रकार के भी आपके उदाहरण आ सकते हैं जिसमें योजक चिन्ह नहीं दिया गया होता है। ठीक है। तो और लेकिन वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे आप विग्रह करके भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि हाँ ये जो दिया गया है इसमें एक दूसरे के विपरीत है या नहीं। जैसे करोड़ो अर्जुन है, करोड़ो अर्जुन मतलब कर्ण और अर्जुन। तो ये भी हमारा क्या है, योजक, मतलब कि ये भी द्वंद्व समास के अंतर्गत ही आएगा। अगर हम बात करें देवासुर, तो देव और असुर, तो ये भी हमारे क्या है, द्वंद्व समास के अंतर्गत ही आएंगे। अगर योजक लगा है तो आप समझ ही गए ना। लेकिन अगर नहीं लगा आ गया तो आपको ये देखना है कि हाँ विग्रह करने के बाद और आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर और आ रहा है और विपरीत है तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। अब हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। तो जो बहुव्रीहि समास है ये इसमें क्या होता है कि दोनों ही पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं और किसी तीसरे की तरफ ये लोग क्या करते हैं, इशारा करते हैं। जो बहुव्रीहि समास है इसमें क्या है कि जो बहुव्रीहि समास है उसमें क्या है कि अ, दोनों ही जो पद हैं, मतलब उत्तर पद और पूर्व पद, ये क्या है, दोनों पद क्या है, दोनों ही पद हमारे अप्रधान है और किसी तीसरे की ओर ये इशारा करते हैं। जैसे है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। तो नीलकंठ, अब मान लीजिए नीलकंठ की बात करें तो नीलकंठ किसे कहा जाता है, अगर कहीं भी आप लिखा देखेंगे नीलकंठ मतलब नीला है कंठ जिसका। अब नीलाकंठ, तो नीलकंठ तो केवल एक ही लोग को कहा जाता है, भगवान शिव को। क्योंकि वही है जिनके जो कंठ होते हैं, गला जो है, जब समुद्र मंथन हो रहा था उससे विष निकला था तो भगवान शिव ने ही तो उसको पिया था। ठीक है। तो और फिर पिया तो उससे नीला क्यों हो गया, नीला कैसे हो गया, वो तो पेट में चला गया नहीं, जब उनके अंदर विष जाने लगा था, जो पार्वती मैया थी उन्होंने उनका गला ऐसे पकड़ लिया था, तो सारा विष जो था वो गले में रह गया। तो उस वजह से उनका जो गला था, कंठ था, वो नीला पड़ गया। ठीक है। तो इसलिए उनको कहा जाने लगा नीलकंठ।
तो ये जो नीलकंठ शब्द है ये केवल एक ही लोग के लिए प्रयुक्त होता है, वो भी भगवान शिव। तो नीलकंठ जो दोनों पद हैं ये क्या कर रहे हैं, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, भगवान शिव की तरफ इशारा कर रहे हैं, मतलब तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये हमारा बहुव्रीहि के अंतर्गत आ जाएगा। दशानन, तो पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में किसके 10, देखो 10 मतलब 10 आनन, अगर इसका हम विग्रह करें तो हो जाएगा 10 है आनंद जिसके। आनंद मतलब होता है मुख, और 10 मतलब 10, मतलब जिसके 10 मुख हों, वो कौन है, तो एक ही है, रावण। रावण के ही तो 10 मुख थे। चक्रपाणि, तो चक्र मतलब चक्र ही रहेगा, पाणि मतलब होता है हाथ, मतलब जिसके चक्र है जिसके हाथ में। तो दो लोग के हाथ में, विष्णु भगवान और कृष्ण जी। तो ये हैं हमारे, किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं। पीतांबर, पीत मतलब होता है पीला, अंबर मतलब होता है वस्त्र। तो पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण। कृष्ण जी जो थे वो क्या करते थे, पीला वस्त्र धारण करते थे। तो जो पीतांबर है वो क्या कह रहा है कि ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो पीता कह रहे हैं, सॉरी, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण। गजानन, गज मतलब होता है हाथी, आनन मतलब होता है मुख, मतलब गज का आनन हो जिसका, या गज गज की तरह जिसका मुख हो, तो वो किसके हैं, गणेश भगवान जी के हैं। तो गणेश हो जाएगा। चतुरानन, चार हैं आनंद जिसके, तो ब्रह्मा जी के हैं। तो ये हमारे किसके उदाहरण हो गए, बहुव्रीहि के समास हो गए। जहाँ भी किसी तीसरे की ओर इशारा किया जा रहा होगा वहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास होगा। अब हम बात करते हैं कर्मधारय समास की। तो जो कर्मधारय समास है इस ये किसके अंतर्गत, मैंने आपको बताया था तत्पुरुष के अंतर्गत बताया था आपको। तत्पुरुष के जो तत्पुरुष समास है उसमें प्रधानता के आधार पर उसको अगर बांटा जा रहा है तो दो प्रकार का होगा, एक होगा कर्मधारय समास और एक होगा द्विगु समास। तो जो कर्मधारय समास है इसमें क्या होता है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है, और जो पूर्व पद होता है मतलब जो पहले वाला पद होता है वो क्या होता है, विशेषण होता है। और जो उत्तर पद होता है मतलब बाद वाला पद होता है वो विशेष्य होता है। अब विशेषण विशेष्य क्या है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष है, और जिन शब्दों के द्वारा बताया जाए वो विशेषण है। जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य है, और जिससे बताई जा रही है वो विशेषण है। मतलब ऐसा मान लें कि जैसे कि आपको कहा गया कि अ, जैसे आपको कहा गया कि तुम्हारे जो नयन हैं, तुम तो मृगनयनी जैसी हो। तो मृगनयनी जैसी हो, तो जो आपके नयन हो किसके समान है, मृग के समान है। तो वही जो आपकी विशेषता की जा रही है, तो आप विशेष हो गई, और मृगनयनी जो है ये विशेषण हो गया आपका। तो उसी प्रकार है जैसे है नीलाकंठ, नीलकंठ। अब आप कहेंगे आपने तो ये बहुव्रीहि में भी बताया था, यहाँ भी बता रही हैं। तो भाई मेरी बात सुने आप लोग, पहले रुकिए, तो थम तो जाइए। बता रहे हैं यहाँ भी आ गया वहाँ भी आ गया कैसे। तो देखिए, जो कंठ है इसकी विशेषता क्या है कि वो नीला है। तो यहाँ विशेषण और विशेष तो आ ही रहा है। तो अब हम ये बताइए कि अगर एग्ज़ाम में आ गया तो हम क्या करेंगे। तो एग्ज़ाम में पहली बात तो ये कि आएगा नहीं इस तरह। अगर आ भी गया तो आपको प्रधानता देनी है बहुव्रीहि को, कर्मधारय को। अगर आपके ऑप्शंस में बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों दिया गया है कि हाँ, मतलब जो एग्जाम्पल दिया गया वो बहुव्रीहि में भी आ रहा है और कर्मधारय में भी आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो वहाँ पर आपको करना है कि तो कर्मधारय समास में हमने क्या देखा कि जो कर्मधारय का उदाहरण है वो बहुव्रीहि में भी कर्मधारय में भी। तो इस अगर आपके आप मतलब आप अगर ये सोचें कि अब दोनों जगह है तो हम एग्ज़ाम में क्या करेंगे, तो आपको प्रधानता बहुव्रीहि को देना है। मतलब ऐसा तो नहीं आएगा कि दोनों ही मतलब दोनों बहुव्रीहि और कर्मधारय जो है ये दोनों ही आपके ऑप्शंस में हो, दोनों में से एक ही रहेगा। लेकिन अगर आ भी जाता है, ऐसा मान लें कि अगर आ गया, तो आपको करना क्या है, तो क्यों बहुव्रीहि को ही आपको क्या करना है, प्रधानता देनी, मतलब बहुव्रीहि आप वहाँ पर लगाएंगे, ठीक। तो हमने कहाँ तक देखा था, हमने देखा था नीलकंठ। तो नीला है कंठ, मतलब नीला है जो कंठ। अगर अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे हम पहचाने, तो अगर है जो और के समान अगर आपके विग्रह करने पर आ रहा है, कोई भी शब्द दिया गया है अगर आप विग्रह कर रहे हैं, तो आपका है जो आ रहा है विग्रह करने पर, और के समान आ रहा है दो शब्दों के बीच में, तो वो आपका कर्मधारय के अंतर्गत आएगा।
ठीक है। जैसे नीलकंठ, तो नीला है जो कंठ। तो अब यहाँ पर देखिए नीलकंठ बहुब्रीहि में भी आया है, यहाँ भी आया है। तो आप कहेंगे कि वहाँ आपने अलग विग्रह बताया था, तो वहाँ पर आप यहाँ पर जो विग्रह करेंगे आप ऑप्शंस को देख कर करेंगे। जैसे कि अगर आपके ऑप्शन में बहुब्रीहि दिया गया है तो उसके आधार पर आप करेंगे, क्योंकि यहाँ है जो भी आ रहा है और के समान भी मतलब है जो भी आ रहा है और नीला है कंठ जिसका तीसरे की भी विशेषता बता रहा है। तो आप जो ऑप्शंस है उस आधार पर विग्रह करेंगे इन शब्दों का जो दोनों में आ रहे हैं। जैसे नील कमल, तो नीला है जो कमल। कमल क्या है? कमल की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है कि वो नीला है। ठीक है। तो कमल की विशेषता बताई जा रही है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है और जिससे बताई जाती है वो विशेषण होता है। तो कमल की विशेषता बताई जा रही है तो कमल हमारा विशेष्य हो गया और नीला हमारा विशेषण हो गया। तो इसमें क्या आ रहा है? विशेषण और विशेष्य आ रहे हैं। और इसका जो उत्तर पद प्रधान है, इसमें जो बाद वाला है वो क्या है? प्रधान है। तो नील कमल हमारा क्या हो जाएगा? कर्मधारय के अंतर्गत आएगा। जैसे पीताम्बर है, तो पीला है जो वस्त्र। तो अंबर क्या होता? अंबर मीन्स होता है वस्त्र और पीत मतलब होता है पीला। मतलब वस्त्र की विशेषता क्या है? कि वो पीला है। तो क्या हो जाएगा हमारा? कर्मधारय हो जाएगा। जैसे है महादेव, मतलब देव कैसे हैं? महान है। महान है जो देव। तो देव की विशेषता क्या है? कि वो महान है। तो देव हमारे क्या हो गए? विशेष हो गए, क्योंकि उनकी विशेषता है कि वो महान है और जो विशेषता है वो हमारे विशेषण हो गए। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा? इसमें विशेष क्या है? देव और विशेषण महान। ठीक है, महादेव। अगर है महावीर, तो महान है जो वीर। तो वीर कैसा है? महान है। दानवीर, तो जो वीर है एक तो महान है और फिर उन्होंने कहा कि दानवीर मतलब वीर दानी भी है। तो वीर की विशेषता क्या है? कि वो दानी है। जैसे है चरण कमल, तो कमल कहाँ पर है? चरण में है। तो कमल की जो विशेषता क्या है? कि वो चरण में। तो चरण कमल भी हमारा कर्मधारय के अंतर्गत आएंगे। परमानंद, आनंद कैसा है? परम आनंद, मतलब बहुत आनंद है। तो आनंद की विशेषता क्या है? कि वो परम है, परम सीमा, चरम सीमा पर है आनंद। तो वो आनंद की विशेषता है कि वो परम आनंद मतलब बहुत आनंद है। चंद्र खिलौना, खिलौने की विशेषता है कि वो चंद्रमा के जैसे है या चंद्रमा के समान है। अब चंद्र खिलौना जो है अगर इसकी विग्रह हम करें तो ये हो जाएगा चंद्रमा के समान खिलौना। तो ये देखिए के समान भी आ गया और है जो तो आप देख ही चुके हैं। तो चंद्र खिलौना मतलब चंद्रमा के समान खिलौना। तो खिलौने की विशेषता है कि वो चंद्रमा के समान है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा कर्मधारय के अंतर्गत आ जाएगा। दुर्जन, जन मतलब होता है लोग, दुर मतलब होता है दुष्ट, मतलब दुष्ट जन। लोग कैसे हैं? दुष्ट हैं। तो लोगों की विशेषता क्या है? कि वो दुष्ट हैं। तो दुर्जन, जन कैसे हैं? दुष्ट हैं। तो ये हमारे हो गए कर्मधारय समास के उदाहरण। और आशा करती हूँ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये भी मैंने आपको समझा दिया है कि अगर बहुव्रीहि और कर्मधारय साथ में आ रहे हैं तो आपको प्रेफर किसको करना है? तो बहुव्रीहि को आप यहाँ पर आगे रखेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं द्विगु समास। तो आज का जो हमारा लास्ट समास है वो है द्विगु समास। तत्पुरुष समास थोड़ा बड़ा है तो उसको अगली वीडियो में हम एक वीडियो उसी के लिए आएगी। तो तत्पुरुष समास सॉरी द्विगु समास है हमारा। तो द्विगु समास की पहचान सबसे बड़ी यही है कि जो उसका पहला शब्द मतलब पहला जो पहला पद बोल दें, हाँ पहला पद ही बोल देते हैं, वो क्या होगा? संख्यावाची होगा। मतलब 9, 4, 2, 3 मतलब ये सारे क्या हो जाएंगे? उसमें दिए रहेंगे, मतलब संख्या रहेगी ऐसा मान लें। और जो दूसरा पद होगा वो विशेष्य होगा, मतलब दोनों पदों को मिलाकर समूह का बोध होगा। जब आप जैसे जो भी आपका शब्द दिया रहेगा और जो पद उसमें दिए जाते हैं उत्तर पद और पूर्व पद, जब दोनों को आप मिलाएंगे तो एक समूह का बोध होगा। जब आप विग्रह करेंगे तो क्या होगा? समूह का बोध होगा। ये इसमें कहा गया है कि जो पहला पद होगा वो संख्यावाची होगा और दूसरा पद विशेष होगा। और जब दोनों का आप विग्रह करेंगे तो क्या होगा? समूह का बोध होगा। ये आपका बताया गया है द्विगु समास में। तो ये सब बहुत ज़्यादा ना याद रख के आप ऐसा याद रखें कि जो आपका बहुव्रीहि सॉरी द्विगु समास है इसका जो पहला पद है वो संख्यावाची होगा। इतना आप ध्यान रखें, बहुत है इतना ही आपके लिए।
जैसे चौराहा, अगर उदाहरण की बात करें हम, जैसे चौराहा, तो चौ मतलब होता है चार, राह मतलब रास्ता, मतलब जहाँ चारों तरफ से रास्ता हो उसको कहेंगे चौराहा। तो यहाँ पर जो विग्रह होगी हो जाएगा चार राहों का समूह। क्या हो जाएगा? चार राहों का समूह हमारा यहाँ पर हो जाएगा। पंचवटी, वट मतलब होता है वृक्ष, पंच मतलब पांच, मतलब पांच वृक्षों का समूह। पंच क्या है? संख्यावाची है। तो अगर पहला पद संख्यावाची है तो आपका क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि ही हो जाएगा। पंचवटी मतलब पांच वृक्षों का समूह। जैसे त्रिनेत्र, त्रि मतलब होता है त्रि मतलब तीन, नेत्र मतलब आँख, तो त्रि तीन नेत्र का समूह हो जाएगा त्रिनेत्र। और अगर आ जाए त्रिनेत्री, तब क्या होगा? त्रिनेत्री, तब वहाँ पर आपका बहुव्रीहि के अंतर्गत आएगा। अगर नेत्र है तो द्विगु, अगर नेत्री है तो बहुव्रीहि के अंतर्गत आएगा। ये रखेंगे आप, नोट करके लिखिए। त्रिनेत्र द्विगु समास और त्रिनेत्री आपका बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। नोट करिए, मैं दोबारा बोल दे रही हूँ। अगर त्रिनेत्र आ रहा है, त्रिनेत्र आ रहा है तो द्विगु, और त्रिनेत्री आ रहा है तो बहुव्रीहि के अंतर्गत आएगा। जैसे त्रिभवन, तो तीन भवनों का समूह, ये क्या है? तीन भवनों का समूह, तो ये आपका द्विगु समास में आएगा। सप्तऋषि मतलब सात ऋषियों का समूह, सप्तऋषि। त्रिलोक मतलब तीन लोकों का समूह। दुपट्टा, दो पटों का समाहार, तो उसमें क्या हो जाएगा? दुपट्टा। दू मतलब दो, पट्टा मतलब पट, मतलब दो पटों का समूह हो जाएगा दुपट्टा। नौ ग्रह, नौ ग्रहों का समूह, नौ ग्रह। ये देवी नौ क्या है? संख्यावाची है, तो हमारा द्विगु में आ जाएगा। नवरात्रि मतलब नौ रातों का समूह, तो ये हो जाएगा आपका द्विगु समास के उदाहरण। ये सारे हो गए, और आशा करती हूँ इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जहाँ कन्फ्यूजन वाली बात थी कि हाँ आप वहाँ कन्फ्यूज हो सकते हैं, मतलब कि आप भटक सकते हैं कि हाँ अब यहाँ क्या करें, तो वो चीज़ें भी मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। और आशा करती हूँ आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और जो तत्पुरुष हमारा बच रहा है, तो ये थोड़ा लंबा मतलब है ये, क्योंकि इसमें हमें कारक भी पढ़ने हैं, तत्पुरुष के अंतर्गत जो कारक आते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम कल वाले वीडियो में अपना कवर करेंगे। तो एक तत्पुरुष समास का एक सिंगल एक वीडियो रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और अगर आपका कोई और भी साथी हो जो पढ़ रहा हो, तैयारी कर रहा हो यूपी की, तो उसके पास भी आप शेयर कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद।